हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसक्यूएल की सीरीज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बहुत समय से इसकी डिमांड हो रही थी। एसक्यूएल बहुत जगह पर आपको काम आने वाला है। अगर आप डेटा एनालिस्ट की फील्ड में जाना चाह रहे हैं, डेटा साइंस की फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो भी आपको काम आने वाला है। कोई भी एप्लीकेशन हम बनाते हैं जिसमें डेटाबेस होता है, डेटाबेस तो आजकल इंटीग्रल पार्ट है ही हर एप्लीकेशन में, क्योंकि डेटा को स्टोर करने के लिए हम कोई ना कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखते हैं और वहाँ पे हम डेटा को रखते हैं, और उसके लिए हमें एसक्यूएल लैंग्वेज आनी चाहिए। ये सब कुछ आपने कॉलेजेस में भी पढ़ा होगा। अगर आपने कंप्यूटर साइंस की डिग्री ली हुई है तो आपने डेफिनेटली एसक्यूएल के बारे में सुना होगा। जब आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तब भी आप एसक्यूएल की बात करते हैं। तो एसक्यूएल बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। ये डेटाबेस से इंटरेक्ट करने की भाषा है और इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैंपस इंटरव्यू में, जॉब रिक्रूटमेंट के इंटरव्यूज़ में इसके ऊपर क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज़ ना केवल आपके एकेडमिक के लिए काम आ सकती है, बल्कि ये सीरीज़ आपको जॉब दिलवाने में भी काफ़ी काम आ सकती है। तो इस सीरीज़ को हम समझते हैं शुरुआत से, बेसिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जब हम इस सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन, कोई नया वीडियो यहाँ पब्लिश होता है तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए अब बिना देरी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है वो तो आपको क्लियर हो ही चुका है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इट इज़ अ लैंग्वेज टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटाबेसेस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, क्या ये नोट्स मिल सकते हैं? बिल्कुल आपको नोट्स मिल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख लीजिए, वहाँ पर आपको मेरे इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने का मतलब है कि मेरा एक प्लेटफॉर्म है जो नॉर्मली पेड प्लेटफॉर्म है, पर इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है। आप फ्री में वहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं और ये कोर्स आप वहाँ से ले सकते हैं। इस कोर्स के अंदर जो भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, वीडियोस के अलावा नोट्स भी, वो सब आप वहाँ से ले सकते हैं, देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म है। इट इज़ अ लैंग्वेज टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटाबेसेस। अभी अगर आप बिगनर हैं तो डेफिनेटली आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि डेटाबेस क्या होता है। इसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन एसक्यूएल क्या है? डेटाबेस से इंटरेक्ट करने की एक लैंग्वेज है। डेटाबेस प्रोग्राम्स आर माइस, देखो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम मैं ले रहा हूँ, ये सब डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। चाहे वो MySQL बोलो या MySQL बोलो, इसको DB2 बोलो, IBM वालों का है, MS एक्सेस है माइक्रोसॉफ्ट वालों का, SQL सर्वर भी उन्हीं का, ओरेकल कंपनी का है, MySQL भी ओरेकल कंपनी का है, और ऐसे बहुत सारे और भी डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको एक्सेस करने के लिए, जिनसे इंटरेक्ट करने के लिए, जिनका इस्तेमाल करने के लिए आपको एसक्यूएल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपने इन सब को सुना हुआ है तो इनको यूज़ करने के लिए आपको एसक्यूएल आना चाहिए। तो ये हम सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डेटाबेस क्या है और डेटाबेस ही क्यों। बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स हैं जिनसे पहले वाकिफ होना पड़ेगा, क्योंकि आज है इंट्रोडक्शन लेक्चर। हम डेफिनेटली एसक्यूएल की कमांड सीखेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम अपनी फाउंडेशन तैयार कर लें, और आज के लेक्चर में इतनी फाउंडेशन आपकी तैयार हो जाएगी। चलिए देखिए, मैं कुछ बैकग्राउंड आपका तैयार कर देता हूं इस कोर्स को करने के लिए। प्री रिक्विजिट जिसे हम कह सकते हैं, प्रीफेस कह सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि आपको कम से कम किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो नॉलेज होगा ही होगा। आपने इससे पहले कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी, फिर वो सी हो, C++ हो, पाइथन हो, जावा हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई है, तो आपको एक बेसिक आइडिया है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। मुझे एक चीज़ बताइए, आप लोग मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं? देखिए, ये वैसे तो यूट्यूब पे वीडियो है तो मोनोलॉग ही होने वाला है, लेकिन हम इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। कैसे इंटरेक्शन करना है? आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके इंटरेक्ट करना है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा बीच में, आप वहाँ पे इंटरेक्ट। देखिए, आपके अगर कमेंट्स आएंगे, इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपसे इसी स्टाइल में सारे लेक्चर्स करूँगा। तो आप जब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, आप जब मुझे आंसर करेंगे, तो मुझे लगेगा कि आप इन्वॉल्व्ड हैं, और वो इन्वॉल्वमेंट आपके लिए भी ज़रूरी है। आपको भी ये फीलिंग आएगी कि
दिस इज़ नॉट अ फ्री वीडियो, दिस इज़ आप कह सकते हैं कि पेड वीडियो में जो क्वालिटी आती है वो आपको क्वालिटी यहाँ पर फील होगी। तो इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो मैं टास्क दूँ वो भी करना है, और जो सवाल पूछूं उसका आंसर आपको कमेंट में इसी वक्त दे रहा है। तो क्या करिए, आप कमेंट सेक्शन पे टाइप करने के लिए रेडी रहिए। यहां पर सबसे पहले मैं डेटा के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। तो देखिए, प्रोग्राम आप कोई भी बनाते हैं, 2 नंबर को ऐड करने का ही प्रोग्राम बनाते हैं या कोई भी दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? प्रोग्राम बनाने के पीछे मकसद होता है डेटा को मैनिपुलेट करके कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना, डेटा की प्रोसेसिंग करना। हर प्रोग्राम का मकसद है डेटा की प्रोसेसिंग करना। कोई भी प्रोग्राम आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम मैं बोल रहा हूं, तो इसका काम क्या है? 2 नंबर्स को ऐड करके एक रिजल्ट दिखाना। तो ये 2 नंबर क्या है? डेटा। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई एक प्रोग्राम है जिसमें कोई डेटा इन्वॉल्व नहीं है? अगर आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो हेलो वर्ल्ड इज द डेटा। अब ये सोच लीजिए कोई भी प्रोग्राम के बारे में, आप अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स एप्लीकेशन देखते हैं जिसको आप यूज़ करते हैं। उस एप्लीकेशन के अंदर आप देखते हैं कि लोगों के नाम हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, उनकी और भी कुछ डिटेल्स रखी हो सकती हैं। तो ये डेटा ही तो है। तो बिना डेटा के कोई प्रोग्राम नहीं होता। जिस प्रकार से आप किचन में जब खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के लिए कुछ विधि होती है, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि स्टेप 1 ये करोगे, स्टेप 2 ये करोगे, स्टेप 3 करोगे। लेकिन सोचो कि कोई सामग्री नहीं है, कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, तो क्या आप कोई डिश बना पाओगे? नहीं। तो जिस तरीके से वहाँ पे सामग्री इंपॉर्टेंट है, वैसे ही प्रोग्राम के अंदर डेटा इंपॉर्टेंट है। और इस डेटा को रखने के लिए आप वेरिएबल्स बनाते हो। आपने वेरिएबल में डेटा रखा। वेरिएबल क्या है? एक मेमोरी लोकेशन। एक मेमोरी लोकेशन जिसके अंदर आप डेटा रख सकते हो सकता है डेटा आप यूजर से एंटर करवाओ और उसे किसी वेरिएबल के अंदर आप रख दो इस तरीके से, और फिर आप इन वेरिएबल्स में रखे डेटा को यूज करने के लिए ऐसा कुछ लिख रहे हो। तो आप वेरिएबल्स बनाते हो डेटा को रखने के लिए, और उन वेरिएबल की वैल्यूज को जरूरत पड़ने पर चेंज भी कर सकते हो, यूज भी कर सकते हो। और ये प्रोग्राम के दौरान होता है, यानी प्रोग्राम के लाइफ टाइम में ही ये वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ से लेकर प्रोग्राम एंड हुआ तक के दरमियान ये वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक बार प्रोग्राम एंड हो गया तो फिर वेरिएबल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, डेटा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डेटा की प्रोसेसिंग के लिए डेटा कहीं से इन वेरिएबल्स में आना चाहिए, उसके बाद हम इस डेटा पे प्रोसेसिंग करते हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट आया उसे कहीं पर भेजना पड़ता है, क्योंकि प्रोग्राम एक बार एंड हो गया तो उसके अंदर फिर कुछ भी नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, कोई डेटा नहीं है। तो डेटा कहीं से आ रहा है और प्रोसेस होने के बाद कहीं जा रहा है। ये कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है? तो नॉर्मली अगर आपने कोई प्रोग्राम बेसिक भी बनाए हैं तो आपने देखा कीबोर्ड से डेटा आ रहा है और उसको मॉनिटर पे हम भेज रहे हैं। कीबोर्ड से डेटा आ रहा है का मतलब है हम यूजर से डेटा ले रहे हैं, यूजर टाइप कर रहा है और फिर डेटा हमारे पास आ रहा है। प्रोग्राम में हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और उससे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, और उस इंफॉर्मेशन को हम मॉनिटर पे भेजते हैं जिससे कि यूजर उसको पढ़ पाए, देख पाए मॉनिटर स्क्रीन पे। लेकिन वो सेशन खत्म हो जाने के बाद मॉनिटर पे अब वो डेटा नहीं है, कुछ और आ चुका है, यानी वो डेटा अब वैनिश आउट हो चुका है। लेकिन हो सकता है कि मैं डेटा की प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट आए उसको कहीं प्रिजर्व करके रखना चाहता हूं, या फिर मेरा प्रोग्राम जिस डेटा पे काम करना चाह रहा है वो डेटा पहले से कहीं पर प्रिजर्व करके रखा गया है। बिल्कुल ऐसा होता है। जैसे आप जानते हैं कि हर 10 साल में जनगणना होती है ना? पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए कितने लोग यहाँ पे रहते हैं उसकी काउंटिंग करने के लिए जनगणना होती है। ये जो जनगणना होती है उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाती है, जैसे आपके घर में कितने मेंबर हैं, कितने लोग पैसा कमाते हैं, आपके घर में कितने व्हीकल्स हैं, आपके घर में बेसिक संचार के साधन हैं कि नहीं है, जैसे टेलीविज़न है कि नहीं, आपके पास मोबाइल कितने हैं, इस तरह की चीज़ें वो आपसे पूछते हैं, और वो सारी जानकारी इकट्ठा करके कहीं तो स्टोर की जाती होंगी। उसके बाद फिर ढेर सारे तरह तरह के प्रोग्राम्स फ्यूचर में बनते रहते हैं जो उस डेटा को यूटिलाइज करके कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते होंगे, राइट? तो हमें समझ में आया डेटा क्या होता है। डेटा इज एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी वांट टू मैनिपुलेट और प्रोसेस। फिर बात करते हैं प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की। तो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है।
ये डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए होते हैं, जैसे 2 नंबर का एडिशन, 2 नंबर का एलसीएम कैलकुलेट करवा रहे हैं, या हम सॉर्टिंग करवा रहे हैं, या कोई भी हम काम करवा रहे हैं, तो ये प्रोग्राम्स होते हैं। इसके बारे में भी आप जानते हैं, इसी के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं लाइफ ऑफ द डेटा की। तो जैसे कि मैंने बताया कि वेरिएबल्स में जो भी डेटा रहेगा वो तभी तक रह सकता है जब तक वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, और प्रोग्राम एंड हो जाने के बाद कोई वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता। तो किसी भी वेरिएबल की लाइफ प्रोग्राम की लाइफ से ज्यादा नहीं हो सकती, और प्रोग्राम की लाइफ के पहले भी डेटा एग्जिस्ट करना चाहिए और बाद में भी डेटा एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा बहुत सारे सिनेरियो में रिक्वायर्ड होगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे ये कैलकुलेट करना है कि इस शहर के अंदर जितने लोग पैसा कमाते हैं उनकी एवरेज इनकम क्या है। आप जानते हैं एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। आप सभी इंडिविजुअल्स की इनकम को ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पर्सन से। लेकिन इसके लिए मुझे सभी की इनकम का डेटा चाहिए। अब अगर मैं यूज़र को बोलूं, जैसे आप 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाते, उसमें मैं यूज़र से बोलूं कि एंटर 1 लाख वैल्यूज़ या 2 लाख वैल्यूज़, दिस साउंड्स वेरी वियर्ड ना, बिकॉज 2 नंबर ऐड एंटर करना तो ठीक समझ में आता है, पर 1 लाख 2 लाख 3 लाख वैल्यूज़ एंटर करना यूज़र से, ये नहीं समझ में आता। तो फिर प्रोग्राम कैसे वर्क करता होगा? तो एक्चुअल में ये डेटा किसी फाइल के अंदर रख लिया जाता होगा, और उसके बाद प्रोग्राम यूजर से कीबोर्ड के माध्यम से डेटा एंटर करवाने की बजाय उस फाइल में जो लाख वैल्यू या 10 लाख वैल्यू रखी हुई हैं उनको रीड करके प्रोग्राम में लेकर आता होगा, प्रोग्राम में उसका कैलकुलेशन करता होगा और रिजल्ट को किसी फाइल के अंदर स्टोर कर देता होगा। तो अब प्रोग्राम एंड भी हो जाए तो भी ये डेटा फाइल के अंदर प्रिजर्व्ड है। तो फाइल के अंदर, जो कंप्यूटर में फाइल्स होती हैं, उसके अंदर अगर डेटा रखा गया है तो वो प्रोग्राम की लाइफ के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करेगा। तो लाइफ ऑफ द डेटा के बारे में हमने समझा, और इससे हमें यह भी समझ में आया कि फाइल्स की क्या अहमियत होती है। फाइल्स हमारे सेकेंडरी स्टोरेज में होते हैं, फिर वो चाहे हार्ड डिस्क हो, एसएसडी हो, पेन ड्राइव हो या मेमोरी कार्ड हो, कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज में जब हम डेटा को रखते हैं तो फाइल्स के रूप में रखा जाता है। फाइल एक लॉजिकल एंटिटी है जो कि एक बाउंड्री प्रदान करती है उस डेटा को। अब ये जो फाइल्स होती हैं इसमें आप डेटा को रख रहे हो, ठीक है। अब इस फाइल में डेटा को रखने के लिए भी आप कुछ कोड लिखते होगे। आप प्रोग्राम के अंदर कुछ कोड लिखते होगे जिसके चलने से डेटा फाइल के अंदर जाता होगा। सपोज करो प्रोग्राम में एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर कुछ डेटा रखा हुआ है और मैं इसे इस फाइल के अंदर पहुंचाना चाहता हूं, तो मैं अपने प्रोग्राम में कुछ तो लाइंस ऑफ कोड लिखूंगा ना, जिसके चलने से ये वैल्यू फाइल के अंदर जाएगी। इसको मैं बोलूंगा राइट करना, फाइल में डेटा राइट करना। ये डेटा जरूरी नहीं कि हमेशा नंबर हो, कैसा भी डेटा हो सकता है। वो किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, मतलब स्ट्रिंग भी हो सकती है, फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सोचे तो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो पूरे ऑब्जेक्ट का डेटा हम फाइल में रख सकते हैं। तो फाइल में डेटा रखने के लिए मैं कुछ कोड लिखूंगा। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो फाइल से डेटा निकाल के मैं अपने वेरिएबल में लाना चाहूँगा, सो दैट मैं उस डेटा की प्रोसेसिंग कर सकूँ, उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकूँ। तो मुझे डेटा निकालना है फाइल से, इसके लिए भी कुछ कोड लिखूंगा। फिर मैं फाइल के अंदर कोई डेटा है उसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ, जैसे कोई वैल्यू गलत आ गई है उसको करेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं चेंजेस करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए भी मुझे कुछ कोड लिखना पड़ेगा। मैं फाइल में से कोई डेटा डिलीट कर रहा हूँ तो उसके लिए भी मुझे कुछ कोड लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली इस फाइल के ऊपर डेटा में कोई भी डेटा से रिलेटेड काम करना है मुझे, या इनफैक्ट मुझे एक नई फाइल क्रिएट करनी है, उसमें डेटा को रखना है, या फाइल का नाम चेंज करना है, या फाइल को डिलीट करना है, ये सारे के सारे ऑपरेशंस करने के लिए भी मुझे कुछ कोड लिखना पड़ता होगा। ये जो कोड होगा मेरे अपने प्रोग्राम के अंदर लिखे बाकी कोड से थोड़ा डिफरेंट होगा पर्पस के कारण। मेरा प्रोग्राम जो है उसके अंदर मैं डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए कोड लिख रहा हूं, जैसे 2 नंबर को ऐड करना है या एवरेज निकालना है तो मैं उसका कोड लिख रहा हूं। लेकिन मुझे एक कोड एक्स्ट्रा ये भी लिखना पड़ेगा कि डेटा फाइल से मेरे प्रोग्राम के वेरिएबल्स में आ जाए। तो जो फाइल से जुड़ा कोड मुझे अपने प्रोग्राम में लिखना होगा उसको मैं बोलूंगा फाइल हैंडलिंग, मतलब फाइल को हैंडल करने वाला कोड। तो हम अपने प्रोग्राम के 2 लॉजिकल हिस्से कर देते हैं।
प्रोग्राम के अंदर जो कोड लिखा है उसके दो लॉजिकल हिस्से कर देते हैं। एक को हम बोलते हैं कि ये फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड कोड है और बाकी सिंपल डेटा प्रोसेसिंग का कोड है जो आपने फाइल हैंडलिंग से पहले पढ़ा होगा। जो सिंपल ऑपरेशंस हैं, डेटा पे आप लगाते हो, कुछ कैलकुलेशन करते हो, तो वो पोर्शन रहेगा। तो ये दो तरह का कोड हम लिखते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। अब फाइल हैंडलिंग जब हम करते हैं तो उसके कई सारे ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो फाइल हैंडलिंग अपने आप में थोड़ा टफ जॉब है। टफ जॉब इसलिए क्योंकि सिंपली आपको फाइल से रीड करना है, राइट करना है, सिर्फ इतना सिंपल नहीं होता है। एक तो फाइल में कुछ भी मैनिपुलेशन करने में आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप फाइल हैंडलिंग का जब कोड लिखते हो तो आप देखते हो कि उसमें आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप किस मोड में फाइल को ओपन कर रहे हो, क्या ऑपरेशन आप उसमें परफॉर्म कर सकते हो। सिक्योरिटी कंसर्न भी रहता है कि आप किसी पर्टिकुलर फाइल में राइट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखना पड़ता है। तो फाइल हैंडलिंग अपने आप में एक टफ जॉब है। फाइल हैंडलिंग टफ जॉब होने के साथ साथ अगर आपको इस बात की समझ नहीं है कि डेटा को किस तरीके से रखना चाहिए जिससे कि वो सेफ रहे, मेंटेनेबल रहे, तो आप शायद गलत तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। इट्स नॉट अबाउट कोडिंग, इट्स अबाउट कि आपका तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक कॉलेज है और उसमें हम स्टूडेंट का डेटा रख रहे हैं। अब स्टूडेंट का डेटा रखने के लिए आपने एक फ़ाइल बनाई हुई है। तो एक एडमिशन डिपार्टमेंट होता है आपके कॉलेज में, एक हो सकता है एकेडमिक डिपार्टमेंट हो, एक हो सकता है अकाउंट डिपार्टमेंट हो, एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट होगा। ऐसे करके कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। तो किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन शायद एडमिशन में भी है ना, एकेडमिक्स में भी है, अकाउंट में भी रखी हुई है और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भी रखी हुई है। मान लीजिए कि ये जब चार जगह आपने चार अलग अलग फाइल में सेम स्टूडेंट का डेटा रखा हुआ है तो हम इसको बोलते हैं डेटा को हमने कर दिया है रिडंडेंट, मतलब ये सेम डेटा हमने मल्टीपल जगह पर रखा हुआ है। अब इससे नुकसान क्या है? इससे नुकसान ये है कि ऐसे तो लग रहा है कि क्या दिक्कत है, ठीक है चार जगह रखा हुआ है, पर चार जगह रखे होने से नुकसान ये है कि मान लीजिए कि कभी उस स्टूडेंट का फ़ोन नंबर चेंज हो जाता है और वो एडमिशन डिपार्टमेंट में ये चेंजेस करवा देता है, लेकिन इस फाइल में तो चेंजेस हो गए पर बाकी की फाइल्स में इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। तो एक ही स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन अलग अलग रखी हुई है फाइल में। एक ही सॉफ्टवेयर है, एक ही प्रोग्राम है जिसके अंदर ये अलग अलग फाइल्स हैं और सेम स्टूडेंट का डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया है, अलग अलग हो गया है। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि भाई देखो डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया है, तो जब कभी पता करने जाएंगे कि स्टूडेंट का फ़ोन नंबर क्या है तो हमें बड़ा कन्फ्यूजन होगा, राइट। तो इस तरह की छोटी छोटी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप बेशक अपना प्रोग्रामिंग लॉजिक सोच सकते हैं जिससे इस प्रॉब्लम से बचा जा सके। आप कुछ ऐसा लॉजिक बना लेंगे जिससे कि अगर एक जगह चेंजेस हों तो सब जगह चेंजेस हो जाएं। आप ऐसा कोड बना सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि पहले आपको ये प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए, तब तो आप इसको सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे। और ये तो मैंने आपके सामने रख दी। मान लीजिए 1000 और प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में आपने अभी सोचा नहीं है और आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, और उस समय आपको कितना भी सोच लें तो 1000 में से हो सकता है 10-15 प्रॉब्लम्स के बारे में आप सोच पाए और उनका आपने निराकरण अपने लॉजिक से कर दिया है, लेकिन बाकी की प्रॉब्लम्स तब पता चलेंगी जब प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर बन जाएगा। फिर हम सिर पीटेंगे कि अरे यार वो हमने सोचा नहीं, वो सिनेरियो तो हमने सोचा नहीं, ये गलती हमने कर दी फाइल हैंडलिंग के अंदर। ठीक है, कई बार डिपेंडेंसी होती है। जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलनी है। अब स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलनी है तो वो एलिजिबल है और उसकी एंट्री किसी फाइल के अंदर है कि हाँ ये स्टूडेंट है, ये स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। फिर क्या होता है कि किसी कारण से वो स्टूडेंट को रस्टिकेट कर दिया जाता है। बहुत वियर्ड एग्जाम्पल आ रहा है मेरे दिमाग में, पर ठीक है, उसको रस्टिकेट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो एडमिशन डिपार्टमेंट से उसका डेटा डिलीट कर दिया गया है, लेकिन ये जो दूसरा डिपार्टमेंट है जहां स्कॉलरशिप मिलती है वहां पे अभी उसका डेटा रखा हुआ है। और वो स्टूडेंट बिना किसी को बताए स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में आ जाता है और बोलता है मेरे को मेरी स्कॉलरशिप चाहिए, और उसे स्कॉलरशिप मिल जाती है, जबकि वो स्टूडेंट एक्चुअल में अब है ही नहीं। तो देखो कितनी दिक्कत है। कायदे से होना ये चाहिए कि जब एडमिशन से उसका रिकॉर्ड डिलीट करा गया तो उस समय ये बाकी की जगह पर भी इस डिलीशन का असर होना चाहिए था, बाकी जगह भी ये इंफॉर्मेशन मेंटेन होनी चाहिए थी, बट ऐसी गलतियां हमसे हो जाती हैं। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ऑपरेशन में किसी पर्टिकुलर फाइल में कर रहा हूँ रीड राइट का,
तो हो सकता है उसके साइड इफेक्ट के तौर पे हमें दूसरी किसी फाइल में भी कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़े। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको सोचकर ही हमें ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। एग्जैक्टली ये कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। ये बात नहीं है कि आप कोड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये बात है कि आप उन सिनेरियोस को सोच पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं। फिर अगर कोई आपको ये बताए कि एक्चुअल में आपकी प्रैक्टिसेस में प्रॉब्लम है, आप जिस तरीके से सोचते हो, जिस तरीके से आप पूरा डिजाइन कर रहे हो अपने कोड को, उसमें सोचने में ही प्रॉब्लम है, आपकी फिलॉसफी में ही प्रॉब्लम। आपने क्यों जो नोन प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में पहले सोचा? तो अब एनालाइज कर करके आप कितनी प्रॉब्लम सोच लोगे। इसीलिए आपको कॉलेज में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है DBMS, है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सब्जेक्ट आपको क्यों पढ़ाया जाता है? ये सब्जेक्ट में आपको ये सिखाया जाता है कि किसी भी एप्लीकेशन में आपको डेटाबेस बनाना है ना। व्हाट इज डेटाबेस? यहां पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं हम डेटाबेस का। डेटाबेस का मतलब है डेटा को जहां रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। आप कहोगे डेटा तो वेरिएबल्स में रखा जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन वेरिएबल्स का जो लाइफ टाइम है वो प्रोग्राम की लाइफ टाइम से ज्यादा नहीं होता है। तो हम डेटा को एक्चुअल में रखने वाले हैं फाइल्स में। तो जरा इमेजिन करिए कि हम कोई एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पूरे कॉलेज को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। कॉलेज के सारे टास्क को मैनेज करने के लिए हम लोग ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो इसमें अकाउंट से रिलेटेड भी है डेटा, एडमिशन से रिलेटेड भी है ना, एकेडमिक से रिलेटेड भी है, टीचर्स का डेटा भी रखा होगा, स्टूडेंट का डेटा भी रखा होगा, उनके मार्क्स का इंफॉर्मेशन भी रखी होगी, ढेर सारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर रखी होगी। ये सॉफ्टवेयर पूरे कॉलेज के सिस्टम को मैनेज करने के लिए बनाया जा रहा है। अब सोचो इस सॉफ्टवेयर में हो क्या रहा है। इसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं, एक दो काम नहीं हो रहे, बहुत सारे काम हो रहे हैं। अब ये सारे काम करेंगे तो हमें रेगुलर बेसिस पे डेटा की जरूरत पड़ेगी, और वो डेटा कौन सा है? इस एप्लीकेशन से जुड़ा डेटा क्या है? सारे स्टूडेंट्स की डिटेल्स, एक एक स्टूडेंट की डिटेल, उसका नाम भी होगा, उसका ईमेल आईडी भी होगा, उसका सेमेस्टर भी होगा, उसका फोन नंबर भी होगा, उसका एड्रेस भी होगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, हर एक टीचर की इंफॉर्मेशन, कितने स्ट्रीम्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन। आप सोचिए ना कॉलेज में क्या क्या होता है, सब चीजों की इंफॉर्मेशन उसके अंदर रखनी पड़ेगी। तो ये इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी है, और इस इंफॉर्मेशन पे हम तरह तरह के ऑपरेशंस लगा के अपने प्रोग्राम में काम कर रहे होंगे। तो इस इंफॉर्मेशन को रखने के लिए आप ढेर सारी फाइल्स बनाने वाले हो, प्रॉपरली आप कई सारी फाइल्स बना के उसमें इस डेटा को रखने वाले हो। ये सारी फाइल्स मिलकर इस सॉफ्टवेयर का डेटा कंटेन कर रही हैं, यस और नो? इस डेटा पे कोई ऑपरेशन करना है तो इस फाइल से उस डेटा को हमें लेकर आना पड़ेगा अपने वेरिएबल्स में, फिर उस पर कुछ ऑपरेशन करेंगे, जो रिजल्ट आएगा जरूरत पड़ने पर हम उसे वापस फाइल में स्टोर करेंगे। तो इस तरीके से फाइल में चेंजेस होते रहेंगे। प्रोग्राम हमेशा वेरिएबल्स के डेटा पे प्रोसेसिंग कर रहा है, फाइल के डेटा पर वो डायरेक्टली ऑपरेशन नहीं करता है। फाइल से या तो डेटा निकालता है या फाइल में डेटा रखता है। तो जो हमारा प्रोग्राम है वो हेवीली डिपेंडेंट हो रहा है इन डेटा पे जो फाइल में रखा हुआ है। तो ये जो पूरी सारी फाइल्स हैं जो इस एप्लीकेशन, इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं, ये सारी फाइल्स का कलेक्शन मैं क्या बोल रहा हूं? डेटाबेस। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। जैसे एयरबेस होता है, एयरबेस क्या है? जहां पे एरोप्लेन्स खड़े होते हैं, दैट इज एयरबेस। तो वैसे ही डेटाबेस क्या है? जहां पे सारा डेटा है, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। तो अभी आपको ये तो क्लियर हो गया डेटाबेस क्या है। तो अगर मैं इसको ऐसी सिंपल तरीके से डिफाइन करूं तो मैं बोल सकता हूं डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स विच स्टोर्स एप्लीकेशन रिलेटेड डेटा। एप्लीकेशन का जो भी डेटा होगा वो हम इसमें कंटेन कर रहे हैं, तो ये है डेटाबेस। अब बात है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। अच्छा बताओ, ये डेटाबेस के अंदर कोई नई फाइल क्रिएट होती है, डिलीट होती है, अपडेट होती है, उसके अंदर डेटा में चेंजेस होते हैं, उसके अंदर से डेटा निकाला जाता है, उसके अंदर डेटा रखा जाता है, कोई भी काम इस डेटाबेस के अंदर इन फाइल्स से जुड़ा, इन फाइल्स में रखे डेटा से जुड़ा अगर आप करते हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? सेट ऑफ ऑपरेशंस हैं, सेट ऑफ टास्क्स हैं, कई सारे काम हैं।
ये सारे काम, ये सारे एक्शंस छोटे छोटे प्रोग्राम्स होंगे। ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं। एक प्रोग्राम का काम है किसी फाइल में डेटा को राइट करना, एक प्रोग्राम का काम है डेटा को निकालना, एक प्रोग्राम का काम हो सकता है कोई नई फाइल क्रिएट करना, वगैरह वगैरह, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। ये सारे सेट ऑफ प्रोग्राम्स मिलकर बन जाते हैं एक सिस्टम। सिस्टम कैसा सिस्टम? डेटाबेस को मैनेज करने वाला सिस्टम। अब आपको बात समझ में आई? डेटाबेस में फाइल्स हैं, ठीक है? आप कमेंट पे मुझे बताइए, क्या आपको यहां तक बात समझ में आ रही है? डेटाबेस में फाइल्स हैं, तो ये डेटाबेस है, और ये सारे प्रोग्राम्स, छोटे छोटे कई सारे प्रोग्राम्स इस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। हर प्रोग्राम का अलग अलग काम होगा, लेकिन सभी डेटाबेस से रिलेटेड ही कोई काम कर रहे होंगे। तो ये है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो कोई भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें आपको ढेर सारी कोडिंग करनी है, पर आपको एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी चाहिए ना, जो कि डेटाबेस को मैनेज करे। जब ज़रूरत पड़े डेटाबेस से डेटा निकाल के दे, डेटाबेस में डेटा ज़रूरत पड़ने पर रख दे, अपडेट कर दे, जो भी काम करवाना है वो कर दे। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रॉ तरीके से सोचा जाए तो आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसमें अगर डेटाबेस बना रहे हो, तो आपको उस डेटाबेस को हैंडल करने के लिए भी जो कोड लिखना है, वही तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। वो कोड जिससे आप इन फाइल्स को हैंडल कर रहे हो, कोई फाइल क्रिएट कर रहे हो, फाइल में राइटिंग कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, वो सारा कोड एक्चुअल में क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही तो है ना। लॉजिकली सोचो, वो कर क्या रहा है? फाइल को एक्सेस कर रहा है, फाइल में कुछ चेंजेस कर रहा है, फाइल क्रिएट कर रहा है, फाइल डिलीट कर रहा है, फाइल को रीनेम कर रहा है, इसी तरह के काम कर रहा है ना। फाइल में डेटा रख रहा है, फाइल से डेटा निकाल रहा है। तो ये सारे जो काम किए जा रहे हैं, ये कोड डेटाबेस को मैनेज करने वाला सिस्टम ही तो बन गया। अब आप हर बार जब कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो आपके सिलेबस में जो डीबीएमएस सब्जेक्ट है, वो आपको यह सिखाने के लिए है कि जब आप ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं तो किन बातों का ध्यान रखें। समझ में आई बात? डेटाबेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट आपको इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। उसमें छोटी छोटी बात बताई हैं कि क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, और पूरे सब्जेक्ट में आप इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते हो, इन्हीं के सोल्यूशन समझते हो। पहले प्रॉब्लम समझते हो, क्या सिनेरियो है, क्या हो सकता है। भाई, दो यूजर्स ने एक साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन किया और एक ही रिसोर्स को दोनों यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है डेटा करप्ट हो जाए, है ना। तो इस तरह के कई सारे इश्यूज़ के बारे में डीबीएमएस में आप पढ़ते हैं। डेटा को किस तरीके से आपको अरेंज करके रखना चाहिए, डेटा रिडंडेंट ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है, डेटा कंसिस्टेंट बना रहे तो इसके लिए क्या करना चाहिए। ये तमाम मुद्दे जो हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझाने सिखाने के लिए डीबीएमएस सब्जेक्ट बनाया गया है, और आप इसे कॉलेज में बढ़िया शिद्दत के साथ पढ़ते हैं, है ना। तो जब आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ कुछ बातें समझ में आती हैं कि अच्छा हाँ, फाइल हैंडलिंग में ये हमको प्रॉब्लम जाती है। अब सोचो किसी ने बहुत तबीयत से डीबीएमएस को पढ़ लिया, समझ लिया, तो उसने बहुत मेहनत करके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया, और उसने पूरा ध्यान रखा है कि हर तरह की प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हमने मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है। ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको बनाने में बहुत एफर्ट लगेंगे, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे इसका भी ध्यान रखना है आपको। और अगर ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपने एक बार बना लिया, जो कि बहुत कॉस्टली अफेयर है क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है, बहुत टाइम लगा है, तो इससे तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। मतलब एक छोटा सा भी प्रोजेक्ट जिसमें डेटाबेस को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ रही है, हो सकता है कि उसका बजट इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाए क्योंकि आपको पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ रहा है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा कोडिंग और दूसरी है नहीं, तो जो एक्चुअल काम है वो तो ज़रा सा है, लेकिन डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम बनाया, जो फुल प्रूफ बनाया, बहुत अच्छा बनाया, उसको बनाने में जो कॉस्ट लगी, जो समय लगा, उसके कारण आपके पूरे सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बढ़ गई। तो ये एक ड्रॉबैक दिख रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जब हम बनाएंगे तो ये दिक्कत जाएगी। तो इट्स अ वेरी हैवी एंड एक्सपेंसिव वर्क। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक बार बढ़िया रिसर्च करके बना दिया जाए, और उसी सिस्टम को कोई भी
प्रोजेक्ट हम करेंगे तो सेम सिस्टम को हम बार बार यूज करते रहे। मतलब इतना जेनरिक लेवल पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया जाए कि कोई भी प्रोजेक्ट हो आपका, उसमें कैसा भी डेटाबेस हो, कितनी भी फाइल्स बनानी हो, कितना भी डेटा रखना हो, उसके लिए हम इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज कर सकें, इतना जनरलाइज। अरे यही काम तो ओरेकल ने कर दिया, माईएसक्यूएल ने कर लिया, एमएस एक्सेस ने कर लिया, DB2 ने कर लिया। ये जितने डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं, ये बेसिकली क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम शुरुआत से पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों हम इतनी मेहनत करेंगे? क्यों हम इतना टाइम खराब करेंगे? क्यों इतना एक्सपेंसिव काम करेंगे? समय भी खराब होगा, उसके बाद भी अगर हमने अच्छे से नहीं बनाया तो रिस्क रहेगी। हमारा प्रोजेक्ट उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है। डेटाबेस इज द बैकबोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। सोचिए फेसबुक में, इंस्टाग्राम में अगर डेटा ही गड़बड़ हो जाए तो पूरा उनका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। और अगर आप इस बात को समझते हैं तो इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर रेडीमेड यूज कर लेंगे तो वो सस्ता पड़ेगा, समय भी बचेगा और हमारा कोड भी करेक्ट रहेगा। हमारे प्रोडक्ट के फेल होने के चांसेस भी ना के बराबर रहेंगे। तो यही सब सोच के हम बने बनाए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स यूज करते हैं। अब कई लोग पूछते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या अंतर है, DBMS और RDBMS। देखिए, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये तो हमें समझ में आया कि एक डेटाबेस है जिसमें कई सारी फाइल्स हैं, उसमें डेटा रखा हुआ है, ठीक। और एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें कई सारे प्रोग्राम्स हैं जो इस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब जब ये इसको एक्सेस करते हैं तो डेटा को लॉजिकली व्यू किया जाता है। अब लॉजिकली व्यू किया जाता है, इसका क्या मतलब है? इसको समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी बताता हूं। अगर आपको समझ में आए तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है। आप सोचिए कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं और वो डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है। डेटाबेस का एक फिजिकल व्यू है। दैट मीन्स अगर आप उसको विजुलाइज करें कि डेटाबेस कैसा है, सोचिए एक गोदाम है, एक गोदाम है। उस गोदाम के अंदर आपने देखे होंगे बड़े बड़े गोदाम, उसके अंदर बहुत सारा सामान रखना है। ये गोदाम आपका है और आप सामान को रखते हो, अनाज रखते हो, है ना, खाने के प्रोडक्ट्स हैं, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हैं, कई तरह की चीज़ें वहाँ रखिए। और जिसका वो सामान रहता है वो गोदाम में रखने के लिए आपको कुछ पैसा देता है, यही समझ लो आपकी कमाई का जरिया। तो अब गोदाम में आप सामान रख रहे हो, आप गोदाम को मैनेज कर रहे हो। गोदाम को आप डेटाबेस की तरह सोचो और गोदाम में जो सामान रखा उसको डेटा की तरह सोचो। तो डेटाबेस में बहुत सारा डेटा रखा हुआ है। आप इस गोदाम के मैनेजर हो तो आप हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप क्या करते हो? नया डेटा आता है, नया सामान आता है तो उसको गोदाम में रखते हो। कहाँ रखते हो ये आप डिसाइड करते हो, कैसे रखना है आप डिसाइड करते हो। और फिर आप ये देखते हो कि यहाँ पर ये सामान आप विजुलाइज कर सकते हो कि हमने ये सामान यहाँ रखा है, ये सामान यहाँ रखा है। आपने तय किया कि ये वाला सामान उस कॉर्नर में रखा जाएगा, ये वाला सामान इस जगह पर रखा जाएगा। आपने अपनी समझ के हिसाब से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, आपको दिख रहा है। लेकिन आप एक्सपीरियंस करते हो कि यार वो जो सामान है ना, कोई दो अलग अलग तरह का सामान साथ में रख दिया था, इसलिए एक सामान खराब हो गया। हो सकता है ना, खाने का सामान था, वो पर्टिकुलर किसी प्लास्टिक के उसमें रख दिया तो पता चला वो खराब हो गया। अब आपको इतना नॉलेज नहीं था, आपने तो सामान रखना था, रख दिया, लेकिन वो केमिस्ट्री आपको नहीं मालूम था कि इससे ये सामान खराब हो जाएगा। अरे ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो आपने कहा ये तो मेरा लॉस हो रहा है। तो आपने इस फील्ड के एक एक्सपर्ट को हायर किया। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पहले आप खुद थे, अब आप किसी को हायर कर रहे हो। ओरेकल को ले लिया या माईएसक्यूएल को ले लिया, DB2 को ले लिया, किसी को ले लिया। बोले यार गोदाम मेरा है, डेटाबेस मेरा, इसको मैनेज तुम करो। उसने कहा ठीक है मैं मैनेज कर लेता हूं। उसको इसलिए हायर किया क्योंकि वो एक्सपर्ट है। अब वो तरीके से चीजों को अरेंज करेगा। अब वो आपसे ये कहता है कि देखो गोदाम में कैसे रखना है वो मैं डिसाइड करूंगा। आपने कहा ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक बात की श्योरिटी दे दो, डेटा सिक्योर रहना चाहिए, उसके अंदर यूजर का डेटा सुरक्षित रहना चाहिए, जब वो डेटा मांगे तो उसे जल्दी से मिल जाना चाहिए, उसका डेटा रख सकें और बहुत सारे फीचर्स। उसने कहा ठीक है बिल्कुल, लेकिन आप अंदर नहीं आओगे,
मैं अपने हिसाब से चीज़ों को रखूंगा। आपने कहा ठीक है। तो इस गोदाम के अंदर अब वो सामान रखने लगा। आप उससे इंटरेक्ट करते हो, आप उससे हमेशा क्या बोलते हो कि देखो ये क्लाइंट आया है, इसका ये सामान रखना है। उसने कहा ठीक है, मैं रख दूंगा। आपने कभी उससे बोला कि देखो गोदाम में वो सामान रखा हुआ, वो निकाल के दे दो? उसने कहा आप यहीं खड़े रहो, मैं निकाल के लेकर आता हूं, फिर आपको देता हूं। तो आप उस मैनेजर से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप उस सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कर रहे हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कर रहे हो। आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो? उसके लिए आपको एसक्यूएल लैंग्वेज आनी चाहिए। एसक्यूएल लैंग्वेज आपके और उसके कम्युनिकेशन का तरीका है। इस भाषा में आप कम्युनिकेट करते हो, ठीक है? एसक्यूएल सीख लेंगे हम। अब जब आप उससे कम्युनिकेट करते हो तो वो ये कहता है कि देखो, इमेजिन करो कि ये जो गोदाम है, इसके अंदर मैंने बहुत सारी अलमारियां बनाई हुई हैं, रैक्स बनाए हुए ऐसे, और आप कुछ डेटा रखते हो, तो आप मुझे बताओ, तो मैं एक अलमारी आपके लिए डेडिकेट कर दूंगा इस डेटा के लिए। मैंने कहा बहुत अच्छा है, मुझे गोदाम के अंदर कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन वो बंदा मेरे से क्या कहता है? वो कहता है कि ठीक है, आपको ये डेटा रखना है ना, एक काम करते हैं, जैसे एक कोई क्लाइंट आया, उसने कहा कि ये बहुत सारी चादर हैं, इनको मैं रखना चाह रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा कि गोदाम में चादर रख दो। उसने कहा ऐसे नहीं, गोदाम के अंदर होती हैं अलमारियाँ, आप बोलो मैं आपके लिए एक अलमारी बुक कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, एक अलमारी बुक कर दो। उसने कहा अलमारी का कुछ नाम रखना है। मैंने कहा चादर ही रख दो अलमारी का नाम। उसने कहा ठीक है। बोले क्या क्या रखना है उसमें? मैंने सब बताया, फिर उसको डेटा दिया, उसने उसमें रख दिया। एक्चुअल में पता है, अंदर ऐसी कोई अलमारी है नहीं। ये सिर्फ मेरे और उसके समझने के लिए। तो मेरा जो विजुअलाइजेशन हो रहा है कि गोदाम के अंदर शायद बहुत सारी अलमारियां रखी हुई हैं, जबकि एक्चुअल में अगर मैं अंदर जाके देखूं तो वहां कोई अलमारी नहीं है, वहां ऐसे ही रखा हुआ सामान। वो फिजिकली कैसे रखा है वो अलग चीज है, और लॉजिकली मैं क्या इमेजिन कर रहा हूं वो अलग चीज है। समझ में आई बात? लॉजिकल व्यू एंड फिजिकल व्यू। तो फिजिकली डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स, बट लॉजिकली, तो लॉजिकल व्यू ऑफ डेटाबेस कैन बी ऑफ many ways, can be of many types. जैसे हायरार्किकल अरेंजमेंट होता है, लिंक्ड अरेंजमेंट होता है, या टेबुलर फॉर्मेट में अरेंजमेंट होता है। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कई सारे डेटा मॉडल्स में से एक पर्टिकुलर तरह का डेटा मॉडल है, जिसमें हमको विजुलाइज करने को कहा जा रहा है कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। टेबल्स क्या होते हैं? टेबल्स क्या होते हैं? टेबल्स को आप ऐसे इमेजिन करें, इट इज रोज एंड कॉलम्स। जैसे आप टाइम टेबल बनाते हैं ना, वैसा आप सोचो टेबल को। इसमें कई सारे कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, ठीक है? अब इसमें आपने कुछ डेटा रखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टूडेंट का डेटा रखना है, तो स्टूडेंट के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखनी है? स्टूडेंट का रोल नंबर रखना है, उसका नाम रखना है, उसका ईमेल आईडी रखना है, उसका फ़ोन नंबर रखना है, उसका सेमेस्टर रखना है, उसका कॉलेज का नाम रखना है। ऐसे करके जितनी इन्फॉर्मेशन रखनी है वो कॉलम नेम हो गया। और फिर एक रो में एक स्टूडेंट का डेटा आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा, सेमेस्टर आ जाएगा, कॉलेज का नाम आ जाएगा। इस तरीके से दूसरी रो दूसरा डेटा, दूसरा स्टूडेंट, तीसरी रो तीसरा। तो रोज आप कितनी भी बढ़ा सकते हो, कितनी भी बढ़ा सकते हो, एक रो एक स्टूडेंट के लिए डेडिकेट हो जाएगी। तो ये जो लॉजिकल व्यू बना, ये विजुलाइज करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए बहुत आसान हो गया। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सभी डेटा मॉडल्स में से सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट लगा वो है टेबल्स का कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपसे कहता है कि इस डेटाबेस को जो मैनेज कर रहा है, ओरेकल, मायस्क्ल, जो भी, उसके साथ कम्युनिकेट करते वक्त लॉजिकली ऐसा सोचो कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, जबकि एक्चुअल में डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। इज दैट क्लियर? मैंने इन सभी टर्म्स को थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस किया है आपको। मैं समझता हूं कि आप इस लेक्चर को जरूरत पड़े ना तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। आपको कितना समझ में आता है ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आप कंप्यूटर साइंस की अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ने की जर्नी में अभी किस जगह पर मौजूद है।
एब्सोल्यूट बिगनर हैं, या थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का नॉलेज हो चुका है, या थोड़ा सा डीबीएमएस सब्जेक्ट भी पढ़ लिया, या कभी कभी हमने कोई प्रोजेक्ट भी बना लिया जिसमें डेटाबेस का यूज हो रहा है, तो ये आपका लेवल क्या है उससे फर्क पड़ेगा कि आपको ये बातें कितनी अच्छे से समझ में आई हैं। फिर भी मैं कमेंट सेक्शन में चाहूंगा कि आपको जो भी आपका लेवल हो, आप अपने हिसाब से मुझे बताइएगा कि ये बातें आपको कितनी समझ में आई हैं, या कोई चीज़ आपको अभी भी परेशान कर रही है तो वो क्या है, वो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में रखिए। मैं कोशिश करूंगा कि उसके बारे में आपको आगे की वीडियो में एक्सप्लेन कर सकूं, या कोई और तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं, या वहीं पर आपको आंसर कर सकूं। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया डेटा क्या है, प्रोग्राम क्या है, लाइफ ऑफ द डेटा क्या है, फाइल्स क्या है, फाइल्स में हम डेटा रख रहे हैं, फाइल हैंडलिंग क्या है, डीबीएमएस क्या है, आरडीबीएमएस क्या है, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आई। अब हम बात कर रहे हैं एसक्यूएल। तो पहले तो आपको मैंने एक चीज़ बताई कि बहुत सारी फाइल्स हैं, लेकिन आप ये सोचो कि बहुत सारी टेबल्स हैं। ये क्या है? टेबल्स हैं। ये टेबल्स का कुछ कलेक्शन है, इसको मैं बोल रहा हूँ डेटाबेस। ये एक डेटाबेस है, ठीक है। डेटाबेस को हैंडल करने के लिए हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे कि माई एसक्यूएल, ठीक है, या ओरेकल, या कोई दूसरा भी हो सकता है। ये सॉफ्टवेयर है, ये कैसे भी इसको एक्सेस करता होगा हमें उससे मतलब नहीं, कैसे एक्सेस करता होगा, पर डेटाबेस का ये मैनेजर है। आप डेटाबेस में डायरेक्टली हाथ नहीं लगाओगे, आप माई सीक्वल से या किसी भी आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करोगे। अब कम्युनिकेट करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि आपके पास कोई क्लाइंट है, क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, क्लाइंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसके थ्रू आप माई सीक्वल तक बात पहुंचाओगे। माई सीक्वल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है ना, उसको तुम कुछ कहोगे अपने तरीके से तो वो डेटाबेस पे काम करेगा। वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो एक मैनेजर है। माई एसक्यूएल क्या है? एक मैनेजर है। उससे तुम कहते हो कुछ भी तो इसलिए कह रहे हो कि तुम्हें डेटाबेस को एक्सेस करना है। तुम डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, तो वो बीच में बैठा है, ठीक है ना। वो फ्रंट डेस्क पे बैठा हुआ है, वो आपसे पूछ रहा है क्या चाहिए, तो आप उसको बताते हो और वो आपके लिए काम करके देता है। अब आप उससे कैसे बात करोगे? आपके कंप्यूटर में माई सीक्वल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, मान लो डेटाबेस है, माई सीक्वल है। अब आप उससे बात कैसे करोगे? तो आपको क्या करना पड़ता है, एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं क्लाइंट सॉफ्टवेयर। और ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर को आप ऑन करिए, स्क्रीन आएगी, उस पर आप टाइपिंग कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर में आप जो टाइप कर रहे हैं, ये मैसेजेस माई सीक्वल के पास जा रहे हैं। तो ये सॉफ्टवेयर एक जरिया हो गया इससे बात करने के लिए। अब लेकिन बात करने के लिए जो टाइप करोगे वो क्या होगा? वो लैंग्वेज होगी एसक्यूएल। जो भी आप यहां पे टाइप कर रहे हो वो किस लैंग्वेज में टाइप कर रहे हो? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में, एसक्यूएल लैंग्वेज में आप टाइप कर रहे हो। क्या एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने पढ़ी हैं वैसी तो नहीं है, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक पर्पस है कि इसे डेटाबेस को हैंडल करने के लिए डीबीएमएस से, आरडीबीएमएस से बात करनी है, उसके लिए बस इसका यूज होता है। तो इसका अपना एक निर्धारित तरह के काम है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हो क्योंकि इसकी काफ़ी सारी कैपेबिलिटीज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मैच करती है, पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सॉफ्टवेयर बनाने के काम आते हैं। एसक्यूएल आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर से इंटरैक्ट करने के काम आता है। तो ये फ़र्क है। लेकिन हाँ, इसमें भी आप बहुत सारे काम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर अगर आपके पास है तो आप माई एसक्यूएल से या किसी भी आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कर सकते हो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। पर ध्यान रहे, माई सीक्वल का क्लाइंट अलग आएगा, ओरेकल का क्लाइंट अलग आएगा, DB2 का क्लाइंट अलग आएगा। ये जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर होते हैं ये कमांड लाइन भी हो सकते हैं, ग्राफिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दो बना देता हूँ, ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है, ठीक है। पर सोचो कि ये ग्राफिकल है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जबकि ये कमांड लाइन है ना, कमांड लाइन इंटरफेस, CLI बोलते हैं इसको, CLI। तो कमांड लाइन इंटरफेस मतलब जैसा कमांड प्रॉम्प्ट होता है आपका, CMD होता है, ठीक है, टर्मिनल होता है,
वैसे आप टेक्स्ट बेस्ड टाइपिंग करते हुए कमांड लिखकर कम्युनिकेट कर रहे हो। एक तरीका वो है, और दूसरा तरीका क्या है? ग्राफिकल इजी जरूर दिखता है, लेकिन वो बिगनर्स के लिए हो सकता है, वो टेक्निकल लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं। टेक्निकल लोग हमेशा कमांड लाइन को यूज़ करते हैं क्योंकि ये फास्ट होता है। लेकिन ये तरीके सिर्फ क्या होते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, कुछ बेसिक काम करने के लिए या लर्निंग के पर्पस से यूज़ होते हैं, या प्रोडक्शन के दौरान ही यूज़ हो रहे होते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि ये सब चीज़ें ऑटोमेट हो जाएं, जैसे आप फेसबुक पे किसी पोस्ट पर अपना कमेंट लिखते हैं, या यूट्यूब पर इस वीडियो पे आप कुछ कमेंट लिख रहे हैं, ये कमेंट परमानेंटली किसी डेटाबेस में मान लीजिए स्टोर होना है, तो आप लिखने के बाद जो एंटर करते हैं या बटन प्रेस करते हैं, उसके कारण ये डेटा जाता होगा कहाँ पर? ये डेटाबेस में जाता होगा। पर डेटाबेस तक जाने का ये जो तरीका है वो तो वही है ना कि MySQL से हम बोलेंगे कि ये डेटा है, इसको डेटाबेस में रख दो। अब ये बोलने के लिए तो मुझे प्रोग्राम लिखना पड़ेगा ना, तो यस, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, कोई प्रोग्राम लिख सकता हूँ। प्रोग्राम या स्क्रिप्ट, कुछ भी बोलो आप, प्रोग्राम यहाँ लिख सकते हैं। ये प्रोग्राम किस लैंग्वेज में हो सकता है? किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। ये PHP में हो, पाइथन में हो, जावा में हो, C++ में हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है। पर इस लैंग्वेज में मुझे SQL भी लिखना पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो MySQL से कम्युनिकेट करने के लिए आपको SQL लैंग्वेज चाहिए। तो आप इस प्रोग्राम के माध्यम से भी इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। देखो, इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें एक बार आपने प्रोग्राम बना दिया, बस हो गया। अब जब भी कोई फेसबुक पे किसी पोस्ट पर या यूट्यूब पे किसी वीडियो पर कमेंट करोगे, तो ऑटोमेटिकली ये प्रोग्राम चल जाएगा, जिसके कारण जो भी कमेंट आपने किया है वो MySQL को दिया जाएगा कि इसको ले जाके फला फला टेबल में रख दो, तो वो रख देगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेट हो गया। जबकि आप ये जो पहले दो तरीके थे क्लाइंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करके इंटरेक्ट करने वाला, इसको तो आप ऑटोमेट नहीं कर सकते, ये तो वन टाइम यूज़ करने के लिए रहता है। तो ये यूजुअली लर्निंग के समय हम इसको देखते हैं, बट जैसे अभी इस कोर्स के दौरान भी मैं प्रैक्टिस करूँगा, तो हर बार हम ऑटोमेट थोड़ा ना करना चाहेंगे चीज़ों को। हमें सिर्फ एक कमांड चला के देखनी है कि वो कैसे वर्क करती है, उसको प्रैक्टिस करना है, तब तो आप इसको यूज़ करोगे ना, इसको थोड़ी यूज़ करोगे। लेकिन जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप ये वाला तरीका यूज़ करोगे। अल्टीमेटली आप चाहे ये तरीका यूज़ करो, चाहे ये तरीका यूज़ करो, दोनों तरीके में आपको SQL लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर से इंटरैक्ट करने के लिए। तो SQL का रोल क्या है इस RDBMS सॉफ्टवेयर से इंटरैक्ट करने के लिए? अच्छा, अब RDBMS सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं, तो क्या मुझे सभी सॉफ्टवेयर के हिसाब से अलग अलग SQL सीखनी पड़ेगी? तो नहीं, SQL का स्टैंडर्डाइजेशन हो चुका है। SQL एक स्टैंडर्ड है, ANSI स्टैंडर्ड है। ANSI स्टैंडर्ड बना है ये 1986 में, और ISO स्टैंडर्ड बना है 1987 में। यानी इस SQL लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए, वो सारी बातें तय कर दी गई हैं इन जगहों पे, और इसी को सब लोग फॉलो करते हैं। इसलिए आप सेम SQL को सीखकर किसी भी RDBMS सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर RDBMS सॉफ्टवेयर के लिए आपको अलग अलग SQL सीखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। एक ही SQL से सबसे इंटरैक्ट हो जाएगा, बस शर्ते वो क्या होना चाहिए, RDBMS सॉफ्टवेयर होना चाहिए। There are different versions of SQL, but all support at least the major commands such as, देखो सभी के वर्जन में हालांकि माइनर डिफरेंसेस होंगे, पर मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें एक जैसी होने वाली है। इसलिए जो थोड़ा बहुत अंतर होगा वो उतना हम एडजस्ट कर सकते हैं, वो कोई इतना बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं रहता है। इंपॉर्टेंट वर्ड बोलना थोड़ा सा गलत होगा, मैं ये कहूँगा कि वो जो वेरिएशन है वो इतना आपको बॉदर नहीं करेगा। सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, ये बड़ी कॉमन सी कमांड है। इवन एक क्रिएट कमांड भी होती है। तो ये कमांड ना आपको सब जगह मिलेंगी, ये सारी कमांड आपको सभी SQL के वर्जन्स में मिलने वाली हैं, चाहे आप किसी भी RDBMS सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करो। तो मेरे ख्याल से आज इंट्रोडक्शन में जितना मैंने बताया उतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कमेंट सेक्शन पे मुझे बताना है ऑनेस्टली फीडबैक, आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या आप चाह रहे हो कि इस तरह का कंटेंट और आगे आता रहे, आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं या डीमोटिवेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं सीरीज़ चले, आप चाहते हैं सीरीज़ ना चले, वॉट एवर,
आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए, लेकिन मैं तो सीरीज पूरी करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा, आप डिमोटिवेट मुझे नहीं कर पाओगे। आप ऑनेस्टली बस मुझे बताइएगा कि कहाँ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, क्या आपको और चाहिए, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई। इस तरह की बातें आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे कि ये सीरीज को इम्प्रोवाइज करने का मुझे कुछ थॉट मिले। बाकी मैंने अपनी बेस्ट कोशिश करी है एक लेक्चर में सब कुछ समराइज करने की, सब बेसिक कवर करने की, कि थ्योरेटिकली हम लोग वो अंडरस्टैंडिंग बना सकें कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं। अगर वाकई आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जल्दी दूसरा वीडियो भी इसका आने वाला है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।